हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 19 में लैंडमार्क जजमेंट को अच्छे से कवर करेंगे। ये जो लैंडमार्क जजमेंट है ये सुप्रीम कोर्ट की केस लॉज है। ये कई बार एआईबी के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, पूछे गए भी हैं और हर बार 3 या 4 नंबर के क्वेश्चन एआईबी के एग्ज़ाम में केस लॉ से सीधे सीधे पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने एक पीडीएफ बनाई है जिसमें इस तरह से भी बनाई है, सीधा केस का नाम है, उसमें क्या प्रतिपादित हुआ था, यानी कि क्या हेल्ड हुआ था सुप्रीम कोर्ट से। जैसे कि ये पहला क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान का मूल ढांचा, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्रिन, यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, मूल ढांचे का सिद्धांत। तो ये प्रतिपादित हुआ था केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के केस में। इसमें ये बोला गया था कि संसद जो है वो संविधान में अमेंडमेंट कर सकती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अमेंडमेंट कर सकती है, संशोधन कर सकती है, लेकिन संसद ऐसा अमेंडमेंट नहीं करेगी जिससे संविधान का मूल ढांचा यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर ही बदल जाए। तो इस तरह का अमेंडमेंट नहीं कर सकती, ये बोला गया था केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के केस में। एक और बात बोली गई थी इसी केस में कि जो प्रियम्बल है, संविधान की जो प्रस्तावना है, वो संविधान का भाग है, सुप्रीम कोर्ट ने माना था इसी केस में। नेक्स्ट, ये केस है आपके मेनका गांधी का। मेनका गांधी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें क्या था, मेनका गांधी के पासपोर्ट को भारत सरकार ने ले लिया था। तो इसमें माना था कि जो पासपोर्ट लेना ये स्वतंत्रता का उल्लंघन है। नेक्स्ट, ये आ गया आपके री बैरूबारी यूनियन केस। तो ये तो भूमि से संबंधित मामला था, इससे ये एग्जाम में पूछा जाता है, इस तरह से तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन पूछा जाएगा कि ये जो री बैरूबारी केस है इसमें क्या हेल्ड हुआ था। मैं आपको बताता हूँ, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो प्रियम्बल है यानी कि प्रस्तावना है, प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना था, कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का भाग नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट ने इसी केस में बोला था, बैरूबारी के केस में बोला था। लेकिन फिर बाद में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के केस में सुप्रीम कोर्ट ने इसे अपने निर्णय को बदल दिया और माना कि ये जो प्रस्तावना है, प्रियम्बल है, ये कॉन्स्टिट्यूशन का एक पार्ट है और रहेगा। नेक्स्ट, गोलकनाथ वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब। अब इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि संसद जो है वो मौलिक अधिकारों में, फंडामेंटल राइट में अमेंडमेंट नहीं कर सकती। सीधा सीधा बोला गया था। ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। गोलकनाथ का केस कई बार पूछा जाता है, केशवानंद भारती का केस कई बार पूछा जाता है और री बैरूबारी का केस भी कई बार पूछा गया है। तो ये लीडिंग केस है, ये आपको ध्यान में होना ही चाहिए। अगर आपको इन सवालों की इनकी पीडीएफ चाहिए, इस वाले अमेंडमेंट की, तो मैंने सभी पीडीएफ प्रोवाइड करवाई है टेलीग्राम चैनल के माध्यम से। 1 मिनट के लिए आप रुक जाओ, मैं आपको बताता हूँ। अभी ये टेलीग्राम चैनल है जहाँ पर काफ़ी सारे स्टूडेंट जुड़े हुए हैं और जो भी मैं पढ़ाता हूँ यहाँ पर मैं शेयर करता रहता हूँ। जैसे मैंने हिंदी और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, कुछ बच्चे बोलते हैं कि इंग्लिश मीडियम में पढ़ाओ। मैं ज़्यादातर, मेरा जो मकसद होता है वो हिंदी मीडियम छात्रों को कवर करने का रहता है, क्योंकि इंग्लिश मीडियम के छात्र तो कवर कर ही लेते हैं हिंदी वालों को। ये जैसे मैंने यहाँ पर 1000 MCQs की बुक प्रोवाइड करवाई है हिंदी मीडियम वालों को, फिर मैंने इंग्लिश मीडियम वालों को भी 1000 क्वेश्चंस की बुक प्रोवाइड करवाई है MCQs की। तो यह मैंने मटेरियल प्रोवाइड करवाया है और जितनी भी आपके पीडीएफ हैं जो मैं पढ़ाता हूँ सारी ही मैंने प्रोवाइड करवा रखी हैं। ये चैनल मैंने स्टूडेंट के लिए ही बनाया है और ये मैंने जितनी भी मटेरियल है सारा प्रोवाइड करवाया है। आप कहते हो नहीं करवाया है, आपको मिलता नहीं है क्योंकि आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन ही नहीं किया है। एक बार के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके देखना चाहिए कि आपको वहाँ पर सब कुछ मिल जाएगा, जो चाहिए आपको मिल जाएगा और जो भी अपडेट होगी वो भी मिल जाएगी। चलिए इसे क्वेश्चन पे आ जाओ। गोलकनाथ के केस में क्या बोला, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि संसद जो है वो मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं करेगी। और केशवानंद भारती बनाम स्टेट ऑफ केरल राज्य में क्या बोला, इस केस में क्या बोला था, उस केस में बोला था कि संसद जो है वो संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन
नहीं करेगी। तो दोनों बातें आपको अच्छे से याद रखनी है। मूल ढांचे वाला पूछ ले तो बेसिक स्ट्रक्चर का तो आपको ध्यान में रखना है, केशवानंद भारती का केस। और अगर फंडामेंटल राइट का पूछ ले कि संसद नहीं कर सकती अमेंड, तो फिर गोलकनाथ के केस को आपको ध्यान में रखना ही है। उसके बाद आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट केस जो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, मिनर्वा मिल्स। मिनर्वा मिल्स में क्या बोला गया था, इसमें वापस से ये बोला गया था कि जो भी अमेंडमेंट किया जाएगा उस पर जुडिशियल रिव्यू होगा सुप्रीम कोर्ट का, कि आप अमेंड करोगे तो जो सुप्रीम कोर्ट है वो न्यायिक समीक्षा करेगा। तो न्यायिक समीक्षा के सिद्धांत का इसी केस में प्रतिपादन हुआ था। ये मिनर्वा मिल्स वर्सेज, इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं, मिनर्वा मिल्स इज इक्वल टू आपके न्यायिक समीक्षा, जुडिशियल रिव्यू। तो जुडिशियल रिव्यू से कनेक्ट करके भी आप पढ़ सकते हो। फिर आता है आपके विशाखा वर्सेज स्टेट ऑफ राजस्थान, यानी कि कार्यस्थल यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए एक गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट ने जारी की थी। अब कार्यस्थल महिलाओं के लिए बहुत सारा हो सकता है, कॉरपोरेट सेक्टर हो सकता है और सरकारी क्षेत्र भी हो सकता है, जहाँ महिला हर जगह पर जहाँ महिला नियोजन में रही हैं वहाँ पर उनका यौन उत्पीड़न नहीं होना चाहिए। उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बढ़िया अच्छा एक गाइडलाइन जारी की थी इस केस में। और इस केस में इसका नाम है विशाखा वर्सेज स्टेट ऑफ राजस्थान, जो कि मील का पत्थर साबित हुआ था। तो ये भी केस कई बार एग्जाम में एज इट इज़ पूछ लिया जाता है, विशाखा वर्सेज स्टेट ऑफ राजस्थान का। नेक्स्ट, SR बोम्मई वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया 1994, अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग, उपयोग और दुरुपयोग। राष्ट्रपति शासन की समीक्षा के गाइडलाइन जारी की थी सुप्रीम कोर्ट ने, और किस में की थी, इसी केस में की थी, SR बोम्मई वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया के केस में की थी। फिर आता है मेंटेनेंस का केस, मोहम्मद अहमद खान वर्सेज शाहबानो बेगम। कई बार एग्जाम में पूछा गया है शाहबानो का केस। शाहबानो का केस मेंटेनेंस से संबंधित है, ये केस मेंटेनेंस से संबंधित है। इसमें ये बोला गया था कि मुस्लिम जो 125 CRPC की धारा हुआ करती थी वो सेक्युलर है, यानी कि 125 की धारा, उसमें जो भी मेंटेनेंस लगाया जाएगा वो सबके लिए हो सकता है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई भी धर्म का हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेंटेनेंस के लिए याचिका कोर्ट में दाखिल की जा सकती है। और केस था शाहबानो वर्सेज मोहम्मद अहमद खान वर्सेज शाहबानो बेगम, 1995 का केस था। इसी केस में मुस्लिम महिलाओं को भरण पोषण का अधिकार मिला, और धारा 125 CRPC में, जो कि अब BNSS में धारा 144 हो गई है। पहले 125 थी, पहले ये सेक्शन हुआ करती थी 125 और CRPC की, अब है 144। ये दोनों आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट केस आ रहा है आपके इंदिरा साहनी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया का। आरक्षण और सामाजिक न्याय से जुड़ा हुआ मुद्दा था। इसमें टॉपिक था आरक्षण सामाजिक न्याय। अगर पूछ ले एग्जाम में कि आरक्षण सामाजिक न्याय मंडल आयोग की सिफारिशों को किस केस में लागू किया गया, तो आपको बताना है इंदिरा साहनी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। तो ये भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, MC मेहता वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। एब्सोल्यूट लायबिलिटी प्रिंसिपल, यानी कि पूर्ण दायित्व के सिद्धांत की स्थापना हुई थी। ये केस बहुत इम्पोर्टेंट है। MC मेहता पर्यावरण से संबंधित मुद्दे उठाते हैं। आपको हमेशा ही ध्यान में रखना है कि MC मेहता, अगर कोई पर्यावरण का मुद्दा है और अगर उसमें ऑप्शन में MC मेहता का नाम है, तो जाहिर सी बात है कि वही सही आंसर होगा। और क्या होता है एब्सोल्यूट लायबिलिटी, मैं आपको बता देता हूँ। जब भोपाल गैस त्रासदी हुई थी तब MC मेहता ने भी एक वहाँ पर विचार किया था, उन पर भी एक्शन लिया था। तो भोपाल गैस त्रासदी के बाद में ये बोला गया कि अगर लापरवाही नहीं भी है किसी काम को करते हुए, फिर भी आपको आपके कार्य के कारण किसी को क्षति होती है, नुकसान होता है,
तो आपको उसकी भरपाई करनी पड़ेगी, क्षतिपूर्ति करनी पड़ेगी। इसे ही कहते हैं स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, जो कि भारत में हेल्ड हुआ था MC मेहता वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया के केस में। और वो केस सीधा सीधा जुड़ा हुआ है भोपाल गैस त्रासदी से जुड़ा हुआ है, जो कि भारत की सबसे बड़ी दुखद दुर्घटना थी। नेक्स्ट, ओल्गा टेलिस वर्सेस बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन 1985, और ये आर्टिकल 21 से जुड़ा हुआ है। ये भी कई बार पूछा जाता है। फिर आ गया केशव सिंह केस। इसका टॉपिक था विधायिका और न्यायपालिका के बीच में संतुलन बनाए रखना। पूछ ले तो आपको ध्यान में रखना है। और PDF आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, जो मैंने अभी इस वीडियो में बताया है। आप देख सकते हो, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, या फिर आप मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा। ज्वाइन कर लो, वहाँ से आपको E-बुक भी मिल जाएगी 1000 क्वेश्चंस की, और साथ में ये PDF भी मिल जाएगी। फिर आता है नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो ये जुड़ा हुआ है समलैंगिकता को अपराध मुक्त करना। तो ये तो केस जुड़ा हुआ है नवतेज सिंह, यानी कि ये जो LGBTQ जो भी है, ये जो भी समलैंगिकता का मुद्दा है, इस पर ही ये केस है। यही हुआ शायद मेरे हिसाब से। फिर आता है आपके, हाँ ये सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में धारा 377 को हटा दिया, पूरी तरह से हटा दिया था। तो आपको याद रखना है कि धारा 377 को किस केस में हटाया, तो आपको बताना है नवतेज सिंह जौहर वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, इस केस में इसको हटा दिया था। फिर आता है आपके शंकरी प्रसाद का केस। शंकरी प्रसाद वर्सेज भारत संघ का मामला, 1951 का केस था ये। इसमें मौलिक अधिकार वर्सेज संवैधानिक संशोधन ये था, ये टॉपिक था इसका। संसद के संशोधन अधिकार को पहली बार चुनौती दी गई थी। संसद ने जो भी संशोधन किया, संशोधन के अधिकार को चैलेंज किया था इस केस में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है। संसद के संशोधन अधिकार को चैलेंज किया था शंकरी प्रसाद वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया के केस में। फिर नेक्स्ट, जो भी इम्पोर्टेंट होगा मैं आपको, हाँ ये इम्पोर्टेंट है, स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेज चंपकम दौराराजन 1951 का केस। ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। आर्टिकल 15(4) से जुड़ा हुआ है। रिजर्वेशन एंड सोशल जस्टिस इसका मुद्दा था, आपको ध्यान में रखना है। किस केस के बाद संविधान में अनुच्छेद 15(4) जोड़ा गया? सीधा सीधा केस कोई एग्जाम में क्वेश्चन बना के पूछ लेगा, तो आपको ध्यान में रखना है स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेज चंपकम दौराराजन। नेक्स्ट, यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन वर्सेज भारत संघ। यही भोपाल गैस त्रासदी मुआवजे का केस था, और ये इसको ध्यान में रखना है आपको। यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन वर्सेज भारत संघ का मामला, जो कि भोपाल गैस त्रासदी और मुआवजे से जुड़ा हुआ था। नेक्स्ट, ललिता वर्सेज गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश। ये 2014 का अभी का जजमेंट है, लेटेस्ट है, ध्यान में रखना। FIR दर्ज करना मैंडेटरी कर दिया था। किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने FIR दर्ज करना अनिवार्य घोषित कर दिया, मैंडेटरी कर दिया? तो FIR मैंडेटरी की थी ललिता कुमारी वर्सेज गवर्नमेंट ऑफ UP के केस में। तो ये आपको ध्यान में रखना है, अच्छे से पूछ लेगा एग्जाम में, आपको बताना है। नेक्स्ट, नालसा वर्सेज भारत संघ यूनियन ऑफ इंडिया। ये जुड़ा हुआ है ट्रांसजेंडर। अगर आपको नालसा का केस याद है तो सीधा आपको लिंक करना है ट्रांसजेंडर से। ट्रांसजेंडर अधिकारों से जुड़ा हुआ मामला नालसा वर्सेज भारत संघ का होगा। नेक्स्ट, फिर आता है KS पुट्टुस्वामी, जो कि भारत के न्यायमूर्ति थे, वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया यानी कि भारत संघ। ये भी 2017 का केस है अभी का। तो इसमें क्या था, ये था राइट टू प्राइवेसी। आपको ध्यान में रखना है निजता का अधिकार। अगर आप की पॉइंट पकड़ लोगे तो आपके एग्जाम में सवाल गलत नहीं होंगे, आपको ध्यान में रखना है। कौन सा मुद्दा था?
और किस बात से जुड़ा हुआ था। नेक्स्ट, इंदिरा साहनी वर्सेज भारत संघ, फिर आरक्षण के बारे में बोला था। क्रीमी लेयर की अवधारणा किस केस में लागू की गई। इंदिरा साहनी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया के केस में लागू की गई थी। नेक्स्ट आता है चंद्र कुमार वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, ये आता है जुडिशियल रिव्यू का। किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि न्यायिक पुनरीक्षण यानी कि न्यायिक समीक्षा संविधान का मूल ढांचा है। तो ये बोला गया था एल चंद्रा कुमार वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, इस केस में पूछा गया था, बता ही दिया गया था कि ये बेसिक स्ट्रक्चर के अधीन आएगा। नेक्स्ट 24, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, श्रेया सिंघल वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया 2015 का केस। क्या पता पूछ ले एग्जाम में नए केस लॉज को, तो मैं वो भी लेकर के आया हूँ। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और इंटरनेट की, ये किस केस में बोला गया। ये इस केस में IT एक्ट की धारा 66A यानी कि 66A को असंवैधानिक घोषित कर दिया था। केस था श्रेया सिंघल वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। तो आपको ध्यान में रखना है इस केस को। धारा 66A को असंवैधानिक घोषित किया कौन से मामले में, श्रेया सिंघल वर्सेज भारत संघ का मामला था। फिर आता है आपके एक केस है इच्छा मृत्यु का। इच्छा मृत्यु का केस है कॉमन कॉज वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें इच्छा मृत्यु को वैध ठहराया गया, तो इच्छा मृत्यु वैध नहीं है, अभी तक तो वैध नहीं है, अभी तक तो इस पर कोई टॉपिक नहीं है कि कोई खुद से ही मारा जाए। ये कोई इच्छा मृत्यु अपने पास में कोई प्रावधान नहीं है, नहीं ठहराया गया था, वैध नहीं है। एक नर्स का नाम मेरे को याद नहीं आ रहा है, उनके साथ में बहुत बड़ी रेप की घटना हुई थी और वो बेड रेस्ट में थी। उन्होंने अरुणा नाम था उनका, अरुणा नाम था। उनके साथ में वो जो फीमेल नर्स थी उनके साथ में रेप हुआ था और कई सालों तक फिर वो बेड पर रही। उनको इच्छा मृत्यु देने का भी बोला कि उनको मार दिया जाए, इतनी तकलीफ में है, तो वो खुद ही अपनी इच्छा मृत्यु के लिए प्रार्थना लगाई, लेकिन खारिज कर दी गई थी। इच्छा मृत्यु नहीं दी जा सकती किसी को भी, ये संविधान के विरुद्ध है। फिर आता है आपके नाज फाउंडेशन का केस। नाज फाउंडेशन वर्सेज गवर्नमेंट ऑफ NCT ऑफ दिल्ली 2009 का केस। ये जुड़ा हुआ है LGBTQ+ अधिकार से जुड़ा हुआ मामला है। यानी कि किस केस में दिल्ली हाई कोर्ट ने धारा 377 को यानी कि संविधान के अनुच्छेद 377 को असंवैधानिक, ये IPC की धारा 377 को असंवैधानिक घोषित किया। तो केस आपको ध्यान में रखना है नाज फाउंडेशन। आप अगर ये शब्द ये ध्यान में रखोगे नाज फाउंडेशन, तो आपको केस लॉ आपको गलत नहीं होगा, आपको सारा याद आ जाएगा। फिर आता है ADM जबलपुर वर्सेज शिवकांत शुक्ला 1976। ये भी केस बहुत इंपॉर्टेंट है, आपातकाल और मौलिक अधिकार से जुड़ा हुआ है। किस केस में हैबियस कॉर्पस केस, इसे हैबियस कॉर्पस केस के नाम से जाना जाता है, ऐसे पूछ लिया जाता है एग्जाम में। हैबियस कॉर्पस केस के नाम से कौन सा केस जाना जाता है, तो ADM जबलपुर वर्सेज शिवकांत शुक्ला का केस था। फिर आपका आता है DK बसु का केस, ये इंपॉर्टेंट है। DK बसु वर्सेज स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल 1997। और इसमें बोला गया था कि हिरासत के दौरान मानव अधिकारों की सुरक्षा के लिए गाइडलाइन जारी की थी। इसी केस में जो भी कस्टडी में है और जो भी अभियुक्त कस्टडी में है, उनके मानव अधिकारों के लिए, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए गाइडलाइन जारी की थी सुप्रीम कोर्ट ने। DK बसु वर्सेज स्टेट ऑफ बंगाल के केस में जारी की थी। फिर उसके बाद आता है स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। तो ये केस था सीधा अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन की न्यायिक समीक्षा इसी केस में की गई थी, स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, मोहिनी जैन वर्सेज स्टेट ऑफ कर्नाटका। इस केस में बोला गया था कि मौलिक अधिकार जो हैं, शिक्षा जो है वो मौलिक अधिकार का एक भाग है, तो शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषित किया गया। इसी केस में शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषित किया गया था मोहिनी जैन वर्सेज स्टेट ऑफ कर्नाटका के मामले में। फिर आपके आता है 32 वकीलों का अधिकार यानी कि
कि गैर वकील कोर्ट में पेश नहीं हो सकते। ये बहुत इम्पोर्टेंट केस है। ये तो पूछा तो वैसे नहीं जाता है, लेकिन क्या पता पूछ ले कि गैर वकील कोर्ट में पेश नहीं हो सकते, अपीयर नहीं हो सकते। नेक्स्ट, हाँ ये बहुत इम्पोर्टेंट, और इम्पोर्टेंट क्या, वेरी इम्पोर्टेंट ये रहेगा, बच्चन सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब 1980। अगर किसी भी अभियुक्त को डेथ पेनल्टी दी जा रही है तो इसी केस में बोला गया था रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में ही डेथ पेनल्टी दी जानी चाहिए, अदरवाइज लाइफ इम्प्रिजनमेंट ही दिया जाना चाहिए। अगर आप मृत्युदंड दे रहे हो तो आपको रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस ही देखना है। तो केस था बच्चन सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब 1980 का, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और फिर आता है नरसाऊ अप्पा माली केस। नरसाऊ अप्पा माली केस 1952, पर्सनल लॉ की न्यायिक समीक्षा, जुडिशियल रिव्यू ऑफ पर्सनल लॉज। तो जो भी पर्सनल लॉ है, जैसे मुसलमानों पर शरिया लॉ लागू होता है, हिंदुओं पर हिंदू विधि लागू होती है, और ईसाई, यहूदी, पारसी और इन सब पर, मुसलमान, यहूदी, ईसाई, पारसी, इन सब पर उनके अपने पर्सनल लॉ हैं और इनको न्यायिक समीक्षा से बाहर रखा गया था। तो ये केस था नरसाऊ अप्पा मली केस, नरसाऊ अप्पा मली केस 1952। नेक्स्ट, मनोहर लाल शर्मा वर्सेज प्रिंसिपल सेक्रेटरी 2014। कोयला खदान आवंटन का केस था, जिसे खदान आवंटन को असंवैधानिक घोषित कर दिया। नेक्स्ट, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये इम्पोर्टेंट केस है। बंधुआ मजदूरी और मानवाधिकार, इस पर एक केस है, बंधुआ मुक्ति मोर्चा वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया 1984। इस केस में ये बोला गया था कि बंधुआ मजदूरी को समाप्त ही किया जाना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट ने समाप्त कर दिया था। तो बहुत इम्पोर्टेंट केस है। फिर आता है विश्वनाथ प्रताप सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ गुजरात का केस। सार्वजनिक पदाधिकारियों की जिम्मेदारी, जो भी सार्वजनिक पदों पर है और उनका दुरुपयोग कर रहे हैं, तो उन मामलों में उन पर मुद्दा उठाया था विश्वनाथ प्रताप सिंह ने, और केस बन गया था विश्वनाथ प्रताप सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ गुजरात 1967 में। उसके बाद आता है MC मेहता वर्सेज कमलनाथ, बहुत इंपॉर्टेंट केस है। पर्यावरण संरक्षण और सार्वजनिक ट्रस्ट सिद्धांत, पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन, एनवायरमेंटल लॉ से जुड़ा हुआ मामला है, और इसी केस में पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन को स्थापित किया था, स्थापना हुई थी इसी केस में। MC मेहता वर्सेज कमलनाथ का केस, आपको ये एनवायरमेंटल लॉ में पूछा जा सकता है। फिर आता है राजबाला वर्सेज स्टेट ऑफ हरियाणा 2015 का केस है। तो ऐसे पूछा जाएगा कि किस केस में पंचायत चुनाव के लिए न्यूनतम योग्यता की वैधता को चुनौती दी गई। तो किस में दी गई थी? पंचायत चुनाव में न्यूनतम योग्यता को राजबाला वर्सेज स्टेट ऑफ हरियाणा 2015 के केस में चुनौती दी गई थी। नेक्स्ट, फिर आता है आपके लिली थॉमस, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लिली थॉमस वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया 2013, ये केस अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में। इस केस में क्या गया था, दोषी ठहराए गए विधायकों को अयोग्य ठहराने का निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने लिया गया। सांसद भी इसमें शामिल है, विधायक और सांसद अगर दोषी हैं तो अयोग्य हैं तो उन्हें सीधा ही दोषी ठहरा करके उनको अयोग्य कर दिया था। केस था लिली थॉमस का। नेक्स्ट, ये आ गया आपके इच्छा मृत्यु अरुणा शानबाग केस 2011 का केस है। इसमें क्या बोला गया था, इच्छा मृत्यु किसी का अधिकार नहीं है, अधिकार के रूप में नहीं दे सकते। फिर आता है रेलवे अधिनियम और मुआवजा, और ये तो वैसे नहीं पूछा जाता है, फिर भी ध्यान में रखना है कि किस केस में रेलवे दुर्घटनाओं में यात्रियों के लिए मुआवजे की चर्चा की गई थी। यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेज प्रभाकरण विजय कुमार का केस था। वैसे तो पूछा नहीं जाता है, जो इम्पोर्टेंट होगा मैं आपको बता दूंगा। ये इम्पोर्टेंट है, पीपल
यूनियन ऑफ डेमोक्रेटिक राइट वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। किस केस में मजदूरों के शोषण को अनुच्छेद 23 का उल्लंघन माना गया? तो अनुच्छेद 23 यानी कि ये जुड़ा हुआ केस है लेबर लॉ से। और पीपल्स यूनियन ऑफ डेमोक्रेटिक राइट वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, मजदूरों के शोषण को अनुच्छेद 23 का उल्लंघन माना गया। फिर आता है शीला बरसे वर्सेज स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का। ये भी केस अक्सर पूछा जाता है, 1983 का केस है। हिरासत में महिलाओं के अधिकार, क्या क्या अधिकार होंगे, उन पर गाइडलाइन जारी की गई थी इसी केस में। नेक्स्ट, विश्वनाथ वर्सेज सरला विश्वनाथ अग्रवाल। इस केस में बोला गया था कि वैवाहिक कानून और गुजारा भत्ता, किस केस में वैवाहिक विवाद में गुजारा भत्ता का निर्णय दिया गया कि अगर कोई महिला है और वो मेंटेनेंस लेना चाहती है तो वो ले सकती है अपने हस्बैंड से। फिर आता है शम्मीम एरा वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी। ये ट्रिपल तलाक से जुड़ा हुआ मामला है। सायरा बानो को तो है ही है, साथ में ये भी आपको ध्यान में रखना है, शम्मीम वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी 2002 का मामला था। नेक्स्ट, भीम सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर 1985। बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट केस है और ये तो आपको ध्यान में रखना ही चाहिए क्योंकि ये तो टॉर्ट लॉ से जुड़ा हुआ था। जब आपने पढ़ा होगा टॉर्ट लॉ तो वहाँ पर ये पढ़ाया भी गया होगा। भीम सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर। भीम सिंह विधायक थे जम्मू कश्मीर के, जिन्हें असेंबली में जाने से रोक दिया था जम्मू कश्मीर पुलिस ने, अवैध हिरासत में लिया गया था। और फिर उन्होंने विधायकों के अधिकार और गैर कानूनी हिरासत पर मुद्दा उठाया था। किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने विधायक की अवैध हिरासत पर टिप्पणी की? तो अवैध हिरासत पर टिप्पणी की थी भीम सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर में। ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, प्रेमचंद गर्ग वर्सेज एक्साइज कमिश्नर। ये तो केस वैसे नहीं पूछा जाता है एग्जाम में, ये तो नहीं पूछा जाएगा वैसे, फिर भी आपको ध्यान में रखना है कि ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि न्यायिक प्रक्रिया और मौलिक अधिकार के नियम भी मौलिक अधिकार के अधीन आते हैं। ये वैसे नहीं पूछा जाएगा, जितना बता रहे हैं उतना सफिशिएंट है आपके लिए। सुनील बत्रा वर्सेज दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन 1980, ये पूछा जा सकता है किस केस में कैदियों की सुरक्षा के लिए गाइडलाइन जारी की गई? तो आपको ध्यान में रखना है सुनील बत्रा का केस। फिर आपका आता है रूपा अशोक हुर्रा वर्सेज अशोक हुर्रा 2002 का। इसमें ये क्यूरेटिव याचिका की अवधारणा को लाया गया था। तो पूछ ले कि क्यूरेटिव पिटिशन किस केस में लाई गई, इसकी अवधारणा, तो आपको ध्यान में रखना है रूपा अशोक हुर्रा वर्सेज अशोक हुर्रा 2002 का केस। फिर आता है केशवानंद भारती वर्सेज स्टेट ऑफ केरल। तो ये तो मैंने बता ही दिया आपको, मूल ढांचे का संविधान का केस था। नेक्स्ट, ओल्गा टेलिस वर्सेज बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। इस केस में ये बोला गया था कि जो भी लोग फुटपाथ पर रहते हैं जीवन और आजीविका उनका अधिकार माना गया था। जीवन जीने का अधिकार और आजीविका उनका अधिकार है। इसी केस में बोला गया था ओल्गा टेलिस वर्सेज बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। फिर आता है आपके चमेली सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। आवास के अधिकार को अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार माना गया इसी केस में। नेक्स्ट, एम नगराज वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। आरक्षण और पदोन्नति। किस केस में आरक्षण के लिए पिछड़ेपन और प्रशासनिक दक्षता की शर्त लगाई गई? तो ये नगराज वर्सेज यूनियन इंडिया का केस है, कई बार पूछ लेगा। 2006 का केस है, वैसे ये तो नहीं पूछा जाएगा मेरे हिसाब से। हाँ, ये ज़रूर पूछा जाएगा, सरला मुदगल वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया 1995। ये ज़रूर पूछा जाता है। धर्म परिवर्तन और वैवाहिक कानून इसका टॉपिक था। किस केस में धर्म परिवर्तन पर कर दूसरा विवाह करने को अवैध ठहराया गया? तो इसी केस में कोई व्यक्ति, जैसे कि अब हिंदू लॉ है, हिंदू लॉ में क्या बोला गया है कि एक व्यक्ति एक ही शादी कर सकता है। अगर उसे दूसरी शादी करनी है, दूसरी विवाह करना है, तो पहले वाले विवाह से तलाक लेना होगा। ये बात बोली गई है कानून में, बिल्कुल बोली गई है। लेकिन अगर फिर वो धर्म परिवर्तन करके, जैसे कि फॉर एग्जांपल मुस्लिम लॉ में अप टू 4 मैरिज लीगल है, अगर वो मुस्लिम लॉ में कन्वर्ट हो जाता है और फिर वो दूसरी शादी करता है तो वो भी इलीगल कहलाएगी, फिर वो भी अवैध कहलाएगी
और ये मुद्दा था सरला मुदगल ऑफ यूनियन ऑफ वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया का। तो ये केस इंपॉर्टेंट है, इसे आपको ध्यान में रखना है। फिर आता नालसा का, तो ये आपने पढ़ ही लिया है। फिर आईसी गोलकनाथ का, ये भी आपने पढ़ लिया है। फिर मेनका गांधी का, ये भी आपने पढ़ लिया है। मिनर्वा मिल्स का भी आपने पढ़ लिया है। 31C को संशोधन को असंवैधानिक ठहराया गया। फिर 60 विशाखा वर्सेज राजस्थान का, ये भी आपने पढ़ लिया है। फिर आता है हुसैन आरा खातून वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार। मैं आप बता देता हूँ आपको, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट केस है, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट केस है, ठीक है, आपको ध्यान में रखना है। इस केस में हुसैन आरा खातून कौन थी? कैदी थी। कहाँ थी? बिहार राज्य में कैदी थी, जिन्होंने अपना समय गुजार दिया था कैदी के रूप में, और उसके बाद भी, सज़ा के बाद भी वो कैदी, उनको निरोध बना करके रखा गया था। 17 कैदियों को उनकी तरफ से पहली PIL दाखिल की गई थी। ये PIL का पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जनहित याचिका का पहला केस था। हुसैन आरा खातून वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार 1979 का पहला केस था। ये आपको ध्यान में रखना है, ये पहला केस था। और पहली PIL दाखिल की गई थी पुष्पा कपिला हिंगुरानी की ने। पुष्पा कपिला हिंगुरानी महिला अधिवक्ता थी, जिन्होंने पहली PIL दाखिल की थी। तो आपको ये केस अच्छे से ध्यान में रखना है। इसमें PIL डाली गई थी। PIL का पहला केस है हुसैन आरा खातून वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार। इसमें 17 कैदियों को रिहा किया गया, ठीक है। बंदी प्रत्यक्षीकरण की रीट दाखिल की गई थी। आपको बहुत सारे पॉइंट ध्यान में रखने ही इस केस के। और सुप्रीम कोर्ट ने 17 कैदियों को तो रिहा किया ही, साथ में देश भर के 40,000 कैदियों को भी रिहा कर दिया था। यह बात आपको अच्छे से ध्यान में रखनी है। तो ये केस बहुत इम्पोर्टेंट है। निःशुल्क कानूनी सहायता का भी इसी में प्रोविज़न डाला गया था। फिर आता है SR बोम्मई, ये तो आपने पढ़ लिया, मैंने आपको पढ़ा दिया है। किस केस में धर्मनिरपेक्षता को संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा माना गया? SR बोम्मई वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। नवतेज सिंह का केस मैंने आपको बता दिया। रामेश्वर प्रसाद वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। तो ये केस किस केस में विधायिका भंग करने के अधिकार को चैलेंज किया गया? तो वो यही केस था, विधायकों को भंग करने की शक्ति के बारे में चैलेंज किया गया था, रामेश्वर प्रसाद वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। फिर आता आपका शबनम हाशमी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया 2014। किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हर धर्म के व्यक्ति को गोद लेने का अधिकार है? तो ये इसी केस में बोला गया था कि कोई भी व्यक्ति एडॉप्शन कर सकता है, इसमें बोला गया था। लेकिन जब अपन शरिया लॉ पढ़ते हैं तो मुस्लिम लॉ में साफ तौर पर लिखा है कि वहाँ पर एडॉप्शन का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है। एडॉप्शन के लिए अपने हिंदू लॉ में और मोमेडन लॉ में, दोनों में ही अपने जो भी लॉ हैं भारत में, हिंदू लॉ, मोमेडन लॉ, दोनों में ही एडॉप्शन के एक तरफ तो स्पष्ट प्रावधान है, एक तरफ स्पष्ट प्रावधान नहीं है। मुसलमान कानून में, मुस्लिम लॉ में प्रोविज़न नहीं है एडॉप्शन का, लेकिन हिंदू लॉ में स्पष्ट तौर पर प्रोविज़न डाला गया है। और फिर ये जो केस आता है शबनम हाशमी का, तो इससे ये पता चलता है कि मोमेडन लॉ यानी कि शरिया कानून में भी अप्रत्यक्ष तौर पर एडॉप्शन का कानून डाल ही दिया गया है, ठीक है। तो दोनों में ही है, ऐसी कोई बात नहीं है, एडॉप्शन वाला डाल दिया, लेकिन प्रत्यक्ष तौर पर डायरेक्ट नहीं है। डायरेक्ट मुस्लिम लॉ में तो नहीं है, मुस्लिम विधि में नहीं है, लेकिन हिंदू लॉ में अलग से पूरा अधिनियम बना रखा है, हिंदू एडॉप्शन एंड माइनॉरिटी एक्ट 1956। फिर इसके ऊपर मैंने MCQs भी बनाए हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। पहला क्वेश्चन, भारत के संविधान में मौलिक ढांचे का सिद्धांत किस मामले में स्थापित किया गया? तो अब आपको पता है, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। तो इसका ऑप्शन C सही आंसर होगा। नेक्स्ट, मैंने साथ में शॉर्ट नोट लिखा है, आप चाहो तो पढ़ सकते हो, PDF ले सकते हो, टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर लेना, आपके लिए बेनिफिशियल होगा। वहाँ मैंने 1000 क्वेश्चन की ई-बुक प्रोवाइड करवाई है, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम के स्टूडेंट को। तो होगा क्या, इससे इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट भी अच्छे से पढ़ सकते हैं, हिंदी मीडियम वाले भी अच्छे से पढ़ सकते हैं। जब आप 1000 क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे ना, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल पूरा ही अप हो जाएगा। उसके बाद आपको एग्जाम से डर नहीं लगेगा। नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत को भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में मूल अधिकारों में जोड़ा गया था? तो वो अनुच्छेद था 21। अनुच्छेद 21 में जो नैसर्गिक न्याय है उसको मूल अधिकारों में जोड़ा गया, मौलिक अधिकारों में जोड़ा गया। फिर आता है आपके क्वेश्चन नंबर 3,
भारत में आपातकाल की वैधता और चुनाव प्रक्रिया से संबंधित महत्वपूर्ण मामला कौन सा था? तो वो केस था इंदिरा नेहरू गांधी बनाम राजनारायण का केस था। मैंने साथ में शॉर्ट नोट दे रखा है, आप चाहो तो पढ़ सकते हो। नेक्स्ट, मैं सीधा ही सवालों को बताता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने किस मामले में घोषित किया कि अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन शक्तियाँ न्यायिक समीक्षा के अधीन रहेगी? जहाँ पर पूछा जाए न्यायिक समीक्षा यानी कि जुडिशियल रिव्यू की बात की जाए तो आपको ध्यान में रखना है मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ का केस। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट, राष्ट्रपति शासन के दुरुपयोग को नियंत्रित करने के लिए किस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट गाइडलाइन जारी की? तो ये केस था SR बॉम्बे वर्सेज भारत संघ। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट, मौलिक कर्तव्य किस मामले में प्रभावी रूप से व्याख्यायित किए गए? तो ये केस था यूनियन ऑफ इंडिया बनाम प्रवीण भाई पटेल का मामला था, जिसमें फंडामेंटल ड्यूटी को कोर्ट ने इंटरप्रेट किया था। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7, महिलाओं के कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के खिलाफ सुरक्षा के लिए दिशा निर्देश किस गाइडलाइन किस मामले में जारी की गई? तो ये केस था विशाखा बनाम राजस्थान राज्य का, जो कि मील का पत्थर साबित हुआ। नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट ने किस मामले में ये घोषित किया कि संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती? तो मौलिक अधिकार तो फिर गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य का केस, ध्यान में रखना है आपको। नेक्स्ट, भारत में आरक्षण की नीति का पहला संवैधानिक परीक्षण किस मामले में हुआ था? तो आपको ध्यान में रखना है चंपकम दौरेराजन बनाम तमिलनाडु राज्य। ऑप्शन ए ये इसका सही आंसर है, और मैंने साथ में शॉर्ट नोट दिया है, आप चाहे तो अच्छे से इसको पढ़ सकते हो। वीडियो को स्टॉप करके भी आप पढ़ सकते हो। नेक्स्ट, अनुच्छेद 370 को उठाने के संदर्भ में संविधान सभा और राष्ट्रपति की शक्तियों का परीक्षण किस मामले में किया गया? तो ये केस था जम्मू कश्मीर पुनर्गठन मामला। ठीक है, उसके बाद तो एक्ट ही पारित हो गया था, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन राज्य अधिनियम 2019। उसके बाद से भारत के सभी कानून जम्मू कश्मीर में भी लागू होते हैं। अब तो केंद्र शासित प्रदेश रह गया है, राज्य भी नहीं रह गया। नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट ने किस मामले में विधायिका और कार्यपालिका के बीच संतुलन पर प्रकाश डाला? तो केस था, ये हो सकता है BR कपूर वर्सेस भारत संघ का मामला। नेक्स्ट, किस मामले में भारत के संविधान के अनुच्छेद 20(3) खुद के खिलाफ गवाही न देने का अधिकार पर निर्णय दिया गया? कोई भी व्यक्ति अपने खिलाफ गवाही नहीं दे सकता, उसे बाध्य नहीं किया जा सकता। केस था आपका नंदिनी सतपथी बनाम पाली महंती। नंदिनी सतपथी बनाम पाली महंती, ये केस था जिसमें बोला गया था कि कोई भी व्यक्ति खुद के खिलाफ गवाही नहीं दे सकता। फिर आता है आपके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, किस मामले में 9वीं अनुसूची में रखे गए कानूनों की न्यायिक समीक्षा पर सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया? तो ये केस था 9वीं अनुसूची IR कोयलो बनाम भारत संघ। ये केस भी कई बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, दोषी ठहराए गए सांसदों और विधायकों को तुरंत अयोग्य ठहराने का प्रावधान किस मामले में किया गया? आपने अभी इसी लेक्चर में आपने पढ़ा है, मैंने आपको पढ़ाया है कि केस था लिली थॉमस का, जो कि सही आंसर होगा। नेक्स्ट, शॉर्ट नोट भी है, आप चाहो तो पढ़ सकते हो। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग NJSC को असंवैधानिक किस आधार पर ठहराया? तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता का हनन हुआ था, इसलिए ठहराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, भारत में अनुच्छेद 13 और अनुच्छेद 368 के बीच पहले संवैधानिक संघर्ष को किस मामले में सुलझाया गया? तो पहला संवैधानिक जो भी ये संघर्ष था सुलझाया गया था शंकरी प्रसाद के केस में। यहाँ पर शंकर प्रसाद है, आपको शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ का केस पढ़ना है। नेक्स्ट, शाहबानो का केस मेंटेनेंस से जुड़ा हुआ है, तलाक के बाद गुजारा भत्ता। नेक्स्ट, अयोध्या विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय किस अनुच्छेद के आधार पर मुख्य रूप से दिया गया? तो आपको ध्यान में रखना है आर्टिकल 142।
ये तो आपको ध्यान में ही रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, सुप्रीम कोर्ट ने धारा 377 को किस मामले में आंशिक रूप से असंवैधानिक ठहराया? नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ का केस। नेक्स्ट, कौन सा मामला सार्वजनिक पद पर बैठे लोगों की जवाबदेही और पारदर्शिता से संबंधित था? तो आपको बताना है कौन सा था। आदर्श हाउसिंग घोटाला ये केस था, ऑप्शन है। नेक्स्ट, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाने के लिए किस मामले में मार्ग प्रशस्त किए गए? पशुपतिनाथ बनाम भारत संघ केस आपको ध्यान में रखना है। केस आपको ध्यान में रखना है, मौलिक अधिकारों को, संपत्ति के मौलिक अधिकार को हटाया गया था, यह आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, वो था 44वां संविधान संशोधन जिसमें अनुच्छेद 31 को मौलिक अधिकारों की लिस्ट से हटा दिया और कानूनी अधिकार बना दिया। अब यहाँ पर दो अधिकार समझने को मिलते हैं, एक फंडामेंटल राइट, एक स्टैट्यूटरी राइट। फंडामेंटल राइट जिन्हें सरकार नहीं छीन सकती, और अगर कानूनी अधिकार है तो उसे सरकार छीन सकती है। ठीक है, संपत्ति का अधिकार हटा दिया है, तो अब आपके पास में 6 मौलिक अधिकार हैं। महिलाओं के कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के लिए गाइडलाइन जारी की थी, तो ये विशाखा का केस था, विशाखा बनाम राजस्थान राज्य। उसके बाद आता है आपके क्वेश्चन नंबर 23, शैक्षिक संस्थान एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में अल्पसंख्यकों के अधिकारों से संबंधित मामला कौन सा था? शैक्षिक संस्थानों में जो माइनॉरिटी हैं उससे जुड़ा मामला आपको बताना है। तो TMA पाई फाउंडेशन बनाम भारत संघ का केस था, ये आपको ध्यान में रखना है, कई बार पूछा जाता है। नेक्स्ट, डेटा संरक्षण और निजता के अधिकार पर किस केस हालिया किस केस में मामले में ध्यान आकर्षित किया? ये KS पुट्टुस्वामी जो कि भारत के न्यायमूर्ति थे बनाम भारत संघ का केस था। तो ऑप्शन बी इसको आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, आरक्षण की अधिकतम सीमा 50% तय करने का प्रावधान किस मामले में? इंदिरा साहनी का केस। आरक्षण जब भी आएगा इंदिरा साहनी आएगा, सॉरी ये भारत संघ बनाम इंदिरा साहनी का नहीं था, वो क्रीमी लेयर वाला था, आपको यहाँ पढ़ना है। भारत संघ बनाम बालाजी का केस था, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। ध्यान में रखना है आपको अच्छे से केस को। अगर इंदिरा साहनी है वो भी आरक्षण से संबंधित था, लेकिन वो क्रीमी लेयर से जुड़ा हुआ था। नेक्स्ट, मंडल आयोग की सिफारिश की वैधता किस मामले में तय की गई? तो ये इंदिरा साहनी का केस है, मंडल आयोग वाला, क्रीमी लेयर वाला। नेक्स्ट, ये भी आरक्षण से जुड़ा हुआ ही मामला है, दोनों ही जुड़े हुए मामले आपको बारीकी से ध्यान में रखना है। किस मामले में राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 की संवैधानिकता की व्याख्या की गई? तो आपको केस बताना है। केस था SR बॉम्बे बनाम भारत संघ, ऑप्शन है। नेक्स्ट, किस मामले में निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित किया गया? तो केस था पुट्टुस्वामी बनाम भारत संघ। नेक्स्ट, भारत के मूल ढांचे का सिद्धांत किस मामले में और मजबूत हुआ? तो और मजबूत हुआ था मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ का मामला। नेक्स्ट, किस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रक्रिया का पालन करना भी न्यायपूर्ण होना चाहिए? तो केस था मेनका गांधी भारत संघ, पासपोर्ट ले लिए थे मेनका गांधी के। ठीक है, अनुच्छेद 21 से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट, किस मामले में शैक्षणिक संस्थानों में OBC आरक्षण को चुनौती दी गई? केस था अशोक कुमार ठाकुर बनाम भारत संघ का मामला, ध्यान में रखना है आपको। नेक्स्ट, डेटा सुरक्षा और डिजिटल अधिकारों से संबंधित कौन सा मामला हाल ही में चर्चा में है? तो ये केस है आपके KS पुट्टुस्वामी बनाम भारत संघ, ये न्यायमूर्ति है, इनका मामला आपको ध्यान में रखना है। राइट टू प्राइवेसी हमेशा इनका मुद्दा रहा है। नेक्स्ट, पंचायती राज और स्थानीय स्वायत्तता पर किस मामले में निर्णय दिया गया? तो अन्नाचंद्रा बनाम कर्नाटक राज्य, आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 34, साबानो केस किस अधिकार से संबंधित है? तो ये तो मेंटेनेंस से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट,
शाहबानो केस में सुप्रीम कोर्ट ने किस अधिनियम की व्याख्या की? मुस्लिम महिला तलाक पर अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 1986। नहीं, ये तो इस पर व्याख्या नहीं की थी, ये तो अधिनियम बना था। सीआरपीसी की धारा 125 है, ठीक है। शाहबानो का केस सीआरपीसी की धारा 125 और बीएनएसएस ये जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो है, इसकी जो धारा है वो मेरे हिसाब से होनी चाहिए बीएनएसएस की धारा 144। हाँ, 144 है, वही है। आप एक बार चेक कर लेना। 144 आपके जुड़ी हुई है मेंटेनेंस से, जो पहले 125 हुआ करती थी। एक बार के लिए आप क्रॉस चेक कर लेना। बीएनएसएस की 144 धारा। नेक्स्ट, शाहबानो केस के बाद किस अधिनियम को पारित किया गया? तो शाहबानो केस के बाद में पारित हुआ था मुस्लिम महिला तलाक पर अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 1986। तो ये पारित हुआ था। ये सब आपस में जुड़े हुए हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने किस मामले में भारतीय नागरिकता अधिनियम को संवैधानिक रूप से वैध करार दिया? तो केस था नफीस अहमद बनाम भारत संघ का मामला, ठीक है। इस तरह के केस आपको ध्यान में रखने हैं। पूरी तरह से मैंने यहाँ पर शॉर्ट नोट बना रखा है, आप चाहो तो पढ़ सकते हो। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने किस मामले में पर्सनल डेटा सुरक्षा को संवैधानिक अधिकार घोषित किया? तो आपको केस ध्यान में रखना है। आदित्य चौधरी बनाम भारत संघ, केएस पाटिल बनाम भारत संघ, पीबी वेंकटेश बनाम भारत संघ। ये केस था कर्नाटका हाईकोर्ट बनाम भारत संघ। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, आपको ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, साथ में मैंने शॉर्ट नोट दे रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में किस फैसले में समान कार्य के लिए समान वेतन, तो समान कार्य के लिए समान वेतन ये था सरकार बनाम मेट्रो कर्मचारियों का मामला। ऑप्शन सी, मेट्रो कर्मचारियों ने उठाया था। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 40। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में किस मामले में मौलिक अधिकारों के तहत कर्तव्यों के उल्लंघन पर निर्णय दिया? केस था जोशुआ मैथ्यूज बनाम भारत संघ। यही हो सकता है, यही नहीं, ये नहीं है। शैलजा शर्मा बनाम भारत संघ का मामला है। आपको क्रॉस चेक करना है। कई बार मुझसे गलती हो जाती है, लेकिन आपको मैं गलत नहीं बताऊंगा, सही बताऊंगा। साथ में मैंने शॉर्ट नोट भी लिखा है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि मूल अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में कर्तव्यों का पालन नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 41। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने किस मामले में समानता का अधिकार को सम्मिलित किया? तो ये बबीता कुमारी का केस था, ठीक है। जहाँ तक मुझे जानकारी होती है मैं आपको सही ही बताऊंगा। तो केस लॉज है तो कई बार गलतियाँ हो भी जाती है, ठीक है। ये एक जायज़ बात है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में निर्णायक फैसलों में संविधान के किस अनुच्छेद को चैलेंज किया है? तो आपको बताना है आर्टिकल 13। क्या दे रखा है आर्टिकल 13 में? मौलिक अधिकारों का अल्पीकरण, ठीक है, ध्यान रखना है आपको। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने किस मामले में अवधि में सुधार के तहत समय सीमा तय की? तो ये केस था सिद्धार्थ कुमार बनाम भारत संघ का। आपको सीधा ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में किस मामले में भ्रष्टाचार के आरोपों पर निष्पक्ष जांच का निर्देश दिया? तो केस था, आपको ध्यान में रखना है, संजय कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में किस केस में संवैधानिक अधिकारों को प्राथमिकता देने के बारे में निर्णय दिया? तो केस हो सकता है के कृष्णन बनाम भारत संघ, ठीक है, के कृष्णन बनाम भारत संघ। तो ये केस हो सकता है। नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में महिलाओं के अधिकारों पर आधारित किस जजमेंट में निर्णय दिया? तो यहाँ पर सीमा अग्रवाल बनाम भारत संघ का केस इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट, सायरा बानो, ये केस पूछा जा सकता है और ये इंपॉर्टेंट है। ट्रिपल तलाक से जुड़ा हुआ है, 3 तलाक से। तलाक की बिद्दत को ख़त्म किया है, ध्यान रखना। 3 तलाक मतलब कि ट्रिपल 3 तलाक जो इंस्टेंट दिया जाता है, तलाक तलाक तलाक, उसी को ख़त्म किया है। तलाक कुल बिद्दत को ख़त्म किया है। ये बात आपको ध्यान में रखना है, तलाक बिद्दत को, ना कि 3 तलाक। 3 तलाक तो अभी भी चल रहा है, लेकिन वो तलाक हसन और तलाक हसन
तलाक हसन के तौर पर चल रहा है मुस्लिम लॉ में, वो इमीडिएट नहीं होता है। एक तलाक होता है, उसके बाद में फिर इद्दत पर बैठती है, फिर महिला फिर तलाक दिया जाता है, फिर इद्दत पर जाएगी, इस दरमियान ये पूरा प्रोसेस होता है। तो आपको इस केस में ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, सायरा बानो का केस, ये केस आर्टिकल 14, 15, 21 से जुड़ा हुआ है। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट 49, सायरा बानो बनाम भारत संघ मामले में का निर्णय कितने जजों की पीठ ने दिया था? तो ये 5 जजों की थी, 3-2 से आया था फैसला। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, नालसा यानी कि ट्रांसजेंडर से जुड़ा हुआ मामला। नालसा बनाम भारत संघ केस में सर्वोच्च न्यायालय ने किस समुदाय को 1/3 जेंडर के रूप में मान्यता दी? तो ट्रांसजेंडर समुदाय को दी थी। नेक्स्ट, हुसैनारा खातून बनाम बिहार राज्य का मामला किस विषय से संबंधित है? निःशुल्क कानूनी सहायता। ठीक है, मैंने आपको बता दिया था, हुसैनारा खातून को कैद किया गया था। 17 कैदी थे बिहार में जिन्होंने अपने जो सज़ा कारावास था उनकी अवधि काट दी, उसके बाद में भी उनको निरोध किया गया था। तो उनकी तरफ से पहली PIL लगाई थी पुष्पा कपिला हिंगुरानी ने, जो पहली PIL थी। और पहला केस था हुसैनारा खातून बनाम बिहार राज्य का, जिनमें सुप्रीम कोर्ट ने 17 कैदियों को तो रिहा किया ही था, साथ में देश भर के 40,000 कैदियों को भी रिहा किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52, हुसैनारा खातून मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने किस अनुच्छेद की व्याख्या की? अनुच्छेद 21 की व्याख्या की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55, सुप्रीम कोर्ट ने किस निर्णय में संपत्ति हस्तांतरण के मामलों में महिलाओं को पूर्ण अधिकार दिया? तो केस था हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम। फिर आता है आपके भारत के उच्चतम न्यायालय ने किस वाद में धारित किया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, और किस वाद में उसे उलट दिया? तो मैंने आपको बता ही दिया था, बैरूबारी का केस था जिसमें प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं बताया। फिर केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य को, इस केस में प्रस्तावना को भारत के संविधान का भाग बता दिया था। ये 2 केस हैं। री बैरूबारी का केस फिर राज्यों के भारत की क्षेत्रीय सीमाओं के परिवर्तन के बारे में भी है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। फिर बैरूबारी का केस संविधान के किस अनुच्छेद से जुड़ा हुआ है? आर्टिकल 143 से। ये थे मोस्ट इंपोर्टेंट लीडिंग केस लॉज। री बैरूबारी में किस देश के साथ भूमि का आदान प्रदान था? बांग्लादेश के साथ में था। ये आपको ध्यान में रखना है, हमेशा ध्यान में रखना है। पश्चिम बंगाल में ही बैरूबारी है। हो गया आपका, धन्यवाद।